वेलकम टू द एनाटॉमी लैब एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे जॉइंट्स के बारे में जो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा डिसलोकेट होते हैं। शोल्डर डेफिनेटली टॉप पे है, बट उसके बाद आती है फिंगर्स। और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एक 80 इयर्स ओल्ड की पेशेंट थी जिन्होंने अपनी फिंगर में से एक डिसलोकेट कर ली थी। लेकिन अपने सारे पेन के बावजूद वो इतनी काइंड थी कि उन्होंने मुझे अलाउ किया कि मैं उस मोमेंट को रिकॉर्ड कर सकूं, और उस रिकॉर्डिंग को हम आगे चल के देखेंगे। वेल, अभी के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस डिस्कशन में हमें हेल्प करने के लिए हम यूज करने जा रहे हैं जेफरी, एक रियल ह्यूमन स्केलेटन जो काफी एक्साइटेड है कैमरे पे वापस आने के लिए। फिर हम मूव ऑन करेंगे एक एक्चुअल कैडावर हैंड पे, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कुछ और एनाटॉमी, स्पेशली जब बात होती है जॉइंट्स को वापस जगह पे लाने की। फिलहाल जेफरी का स्केलेटल राइट हैंड यहाँ है जो ऑलमोस्ट उसी पोजीशन में है जिसमें मेरा हैंड भी है। मेरी छोटी सी रॉक क्लाइंबिंग वाली चोट के लिए माफी, बट अगेन दिस इज द हैंड ऑफ जेफरी। और जहां पे मैं ये प्रोब रख रहा हूँ इन्हें कहते हैं मेटाकार्पल बोन्स। ये 5 होती हैं और ये बेसिकली आपके पाम में होती हैं, और जो अंगूठी वाली होती है वो थोड़ी छोटी होती है। इसे कहते हैं फर्स्ट मेटाकार्पल। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, और उसके आगे होते हैं फेलेंजेस यानी कि फिंगर्स की बोन्स। अब ज्यादातर फिंगर्स में होती हैं 3 फेलेंजेस जो कि होती हैं प्रॉक्सिमल, मिडिल और डिस्टल। लेकिन हमारे थंब में सिर्फ 2 होती है जो कि यहाँ पे 1 2, और यही सेम चीज जेफरी में दिखाऊं तो यहाँ पर पकड़ो 1 और 2। अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है जॉइंट्स और डिसलोकेशन का, ये समझने के लिए हमें बोन्स और उनके बीच के जॉइंट्स को देखना पड़ता है। तो चलो पहले जॉइंट्स के कुछ नाम ले लेते हैं, बट उससे पहले एक डेफिनेशन देखते हैं ग्रेज एनाटॉमी के हिसाब से। और हाँ, मैं टीवी शो की नहीं बल्कि इस आइकॉनिक मेडिकल टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ, और इसमें जॉइंट्स को डिफाइन किया गया है एज द मीटिंग प्लेस ऑफ 2 बोन्स, जिसका बड़ा ही आसान सा मतलब है कि जिस भी जगह पर बोन्स मिलते हैं उसे हम लोग एक्चुअली जॉइंट कहते हैं। और वैसे तुम्हें इसके एग्जांपल्स मांगने नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम फिर भी मांग रहे हो तो यहाँ पर एक जॉइंट है और यहाँ दूसरा जॉइंट और यहाँ पर तीसरा। और रिस्ट में भी काफी सारे जॉइंट्स होते हैं, बट हमारे लिए रेलेवेंट सिर्फ ये 3 जॉइंट्स होंगे। और अगर इनकी डिटेल्स में जाएं तो यहाँ पर सबसे पहला जॉइंट, क्योंकि ये मेटाकार्पल और फेलेंजिस के बीच में है, इसे कहते हैं मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट या एमसीपी जॉइंट। फिर आते हैं जॉइंट जो एक्चुअल फिंगर्स के अंदर होते हैं, एमसीपी के नीचे। ये जॉइंट्स होती हैं 2 फेलेंजिस के बीच में, और इन्हें कहते हैं इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स। अब क्योंकि एक फिंगर में 2 इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स होते हैं तो डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। तो जो पॉइंट दूर होता है उसको हम एक्चुअली कहते हैं डिस्टल, और जो जॉइंट पास होता है उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं प्रॉक्सिमल। और ताकि हमें पढ़ने और बोलने में आसानी रहे, हम प्रॉक्सिमल वाले जॉइंट को कहते हैं पिप या फिर पीआईपी जॉइंट। और फिर जो दूसरा डिस्टल वाला है उसको कहा जाता है डिप या फिर डीआईपी जॉइंट। अब कुछ जॉइंट होते हैं जो ज्यादा कॉमनली डिसलोकेट होते हैं, और इनमें से सबसे कॉमन है किसी भी फिंगर का पीआईपी जॉइंट। और यही जॉइंट था जो डिसलोकेट किया था मेरी 80 साल वाली पेशेंट में। तो चलो अब जंप करते हैं कैडावर डाइसेक्शन पे, ताकि प्रॉपर्ली समझ सकें कि मुझे उनकी मदद करने के लिए आखिर क्या क्या करना पड़ा था। अब जब हमने देख लिया है बोन्स और जॉइंट्स को जेफरी पे, तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ रियल ह्यूमन हैंड का बैक साइड, जहां हम कवर करेंगे कुछ सॉफ्ट टिश्यूज जो फिंगर डिसलोकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। यह है राइट हैंड का बैक साइड, बेसिकली सेम जैसे मेरा हैंड है। और आप मेरे नकल्स देख सकते हो, यानी एमसीपी जॉइंट्स, जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। और ये एमसीपी जॉइंट इस कैडावर में भी क्लियरली विजिबल है। बट अब जिस चीज पे हमें फोकस करना है वो है ये टेंडन्स, जो हैंड के बैक यानी कि डोर्सल साइड पे होते हैं और फिंगर्स तक एक्सटेंड करते हैं। और ये उन मसल से आते हैं जो होते हैं फोरआर्म के अपर बैक साइड में। और हाँ, एक और दोस्त है हमारा जिसका नाम है कॉर्नेलियस, हमारा स्केलेटन। हम उसे रेफर करते हैं एज आर सिंथेटिक स्केलेटन। उसका नाम रखा गया है कॉर्नेलियस, इंस्पायर्ड बाय द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवीज कैरेक्टर, जो कि ओरिजिनल 70s वाली मूवी में था, जिसकी कमाल की एंडिंग थी, और उस पिक्चर को देखना जरूर। लेकिन कॉर्नेलियस ने डोनेट किए हैं अपने हैंड ताकि हम कुछ और डिटेल देख सकें। प्लास्टिक स्केलेटन्स काफी हेल्पफुल होते हैं, स्पेशली जब मूवेबल पार्ट्स की बात हो। वहीं जेफरी के रियल बोन्स को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, और जिनको नहीं पता, जेफरी हमारे रियल ह्यूमन स्केलेटन दोस्त का नाम है। चलो अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट डिसलोकेशन के। ये है बैक साइड ऑफ राइट हैंड। यहाँ मेटाकार्पल फिर फेलेंजिस होते हैं। पहले यहाँ पर मेटाकार्पल है और ये फेलेंजिस वाला हिस्सा। और सबसे कॉमनली डिसलोकेट जॉइंट अगेन पिप जॉइंट होता है, जो कि ये वाला है। अब सवाल ये है कि किस डायरेक्शन में डिसलोकेट होता है। तो डॉर्सल के लिए मतलब पिछली तरफ भी हो सकता है,
और जब हम बात करते हैं वोलर या वेंट्रल तो ये अगली तरफ होगा, यानी कि हथेली के नजदीक। मोस्टली ये डिसलोकेट होता है डॉर्सली यानी कि पिछली तरफ, और डॉर्सल डिसलोकेशन में यूजुअली कम सॉफ्ट टिश्यू डैमेज होता है, क्योंकि बोन्स के आसपास होते हैं कोलैटरल लिगामेंट्स जो हेल्प करते हैं उन्हें जोड़े रखने में। और जब फिंगर्स डिसलोकेट करती हैं एंटीरियर डायरेक्शन में तो ये कोलैटरल लिगामेंट फट जाता है। और जो आप देख रहे हैं यही है हमारी कोलैटरल लिगामेंट्स, जो कि जॉइंट के दोनों साइड्स पे होती है और ये मदद करती है बोन्स को साथ में रखने में, जैसा मैंने बताया था। और कई बार ये फिंगर कुछ इस तरीके से एंटीरियरली आगे आ जाती है, जिससे जनरली तो कोलैटरल लिगामेंट फटता है, बट कभी कभी एवोल्यूशन फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो हड्डी के अपनी जगह से हिलने के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जिन पर आपको गौर करना चाहिए जब आपको फिंगर डिसलोकेशन होती है? मैंने अभी हिंट दिया था थोड़ी देर पहले कि कुछ एसोसिएटेड फ्रैक्चर्स होते हैं, और इसी वजह से हम हमेशा एक्सरे करते हैं जब भी कोई पेशेंट हमारे क्लिनिक में आता है। अब यहाँ पर देखते हैं, याद रखो ये टेंडेंस हाथ की पिछली तरफ है, और अगर होता है डोर्सल डिसलोकेशन जहाँ बोन ऐसे पीछे आ जाता है तो ये टेंडेंस और मसल्स जो कि यहाँ पर पीछे होती हैं उनको ऊपर की तरफ खींचता है और कॉन्ट्रैक्ट कराता है इस डायरेक्शन में, और फिर ये इस डिसलोकेटेड बोन को उसकी जगह पर रोक कर रखता है। कुछ लोग जिन्होंने ट्राई किया है पॉप करने का अपने जॉइंट्स को वापस उसी जगह पे विदाउट एनी डॉक्टर या क्लिनिकल ऑफिसर, वो अक्सर रिपोर्ट करते हैं कि उनके मसल्स इतने टाइट होते हैं कि वो कर नहीं पाते। और हम इसके बारे में बात करेंगे जब हम रिड्यूसिंग द जॉइंट के बारे में बात करेंगे। अब एक और चीज जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है पेन। अब ऑब्वियसली ये होने वाला है काफी दर्दनाक। आप मूवीज में देखते हो हर वक्त लोग कहते हैं मैं बस उसे पॉप कर दिया उसकी जगह पर वापस बिना किसी दर्द के, मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं है। पर सच्ची बोलूं तो ये होता है काफी ज्यादा दर्दनाक, और मेरे कई दोस्तों को हुआ है, कई बार तो बास्केटबॉल लगने की वजह से। और ये केस होता था क्लियर डोर्सल डिसलोकेशन का। और कुछ लोग कहते हैं कि आप उस डिसलोकेटेड एरिया को बस उसकी जगह पर वापस डाल दो, और आप ऐसा कर भी सकते हैं अगर रिस्क बहुत ज्यादा कम हो फ्रैक्चर का या फिर एसोसिएटेड डैमेज का। अब इन लेडी के केस में जिनके बारे में मैं अक्सर बात कर रहा हूँ, उनकी उम्र 80 साल थी, और उनसे मैंने पूछा कि क्या आप चाहती मैं आपकी नर्व ब्लॉक करूं। और नर्व ब्लॉक क्या होता है ये मैं तुम्हें आगे समझाता हूँ। एक नर्व ब्लॉक एसोसिएटेड होता है इन नर्व्स के साथ जो मैं खींच रहा हूँ यहाँ, ये स्ट्रिंग जैसी चीजें जो आप देख सकते हो यहाँ। सो हमारे पास दो ऐसी स्ट्रिंग्स होती हैं या नर्व्स होती हैं जो नीचे आ रही हैं, और ये दोनों साइड से फिंगर के नीचे तक जाएंगी, और इन्हें हम कहते हैं डिजिटल नर्व्स, और टेक्निकली डोर्सल डिजिटल नर्व या फिर पाल्मर डिजिटल नर्व। अब जो होता है वो ये है कि हम एक नीडल ऑफ लाइडोकाइन स्टिक करते हैं उंगलियों के बीच के इस हिस्से में जिसे वेब स्पेस कहते हैं, और जो हम करते हैं वो ये है कि हम इंजेक्ट करते हैं, और जैसे जैसे हम पुश करते हैं हम लाइडोकाइन इंजेक्ट कर रहे होते हैं, और जैसे जैसे हम डीपर और डीपर और डीपर जाते हैं तो हमारी डिजिटल नर्व पूरी तरीके से लाइडोकाइन से नहा लेती है, और फिर उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं। तो जब बात आती है जॉइंट को वापस प्लेस में पॉप करने की या रिड्यूस करने की, और रिड्यूस का मतलब भी सेम ही होता है, बस ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है। अगर ये डोर्सल डिसलोकेशन होता है तो हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होता है कंपेयर टू वोलर डिसलोकेशन। तो डोर्सल डिसलोकेशन में हम थोड़ा सा हाइपर एक्सटेंशन जॉइंट में डालते हैं और फिर आगे की तरफ खींचते हैं थोड़ी पावर के साथ और स्लाइड कर देते हैं उसे उसकी प्लेस में। अब आखिर ये हाइपर एक्सटेंशन देना इतना जरूरी क्यों है? ये इसलिए ताकि कम टेंशन हो उन टेंडेंस पर जो पोटेंशियली पीछे डरी पड़ी हैं, और अगर ये टेंडेंस कोई भी टेंशन फेस कर रही है ऊपर वाली मसल्स से, और ये मसल्स खींच रही है इन फिंगर्स को अपनी डायरेक्शन में या फिर डिसलोकेटेड डायरेक्शन में, तो तुम चाहोगे कि उस पोजीशन में डालो खुद को जहां पर कम टेंशन हो उस टेंडन पे। और ये हाइपर एक्सटेंशन डालना एक तरीके से तुम्हारी टेंडेंस को एक्चुअली थोड़ा ढीला कर देता है। तुम कुछ इस तरीके से इसको सोच सकते हो। और अगर ये वोलार डिसलोकेशन है तो हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मोड़ेंगे, जिससे कि यहाँ पर भी जो टेंडेंस हैं उन पर भी थोड़ी टेंशन कम डले, और फिर बस इसे आगे की तरफ स्लाइड कर दो। तो चलो बहुत हो गया मेरा कैडेवर पर ये सब समझाने का। अब चलो देखते हैं उस पेशेंट के साथ मेरा इंटरेक्शन और देखते हैं उनके क्या थॉट्स थे अपनी इस इंजरी और मेरे काम के बारे में। तो आप तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ। ओके, ये एक डिसलोकेटेड जॉइंट है इनकी मिडल फिंगर में। यहाँ डोर्सल डिसलोकेशन है हमारा पीआईपी जॉइंट, और डिसलोकेशन जहाँ है वहाँ मिडल फैलेंक्स है, प्रॉक्सिमल फैलेंक्स के ऊपर। सो जो हम करने वाले हैं वो है थोड़ा सा ट्रैक्शन, यानी कि इसको थोड़ा आगे की तरफ। अब ये काफ़ी आसान है। आप मेरे लिए अपनी फिंगर मोड़ कर दिखा सकती हैं एक बार? मैं अभी भी शॉर्ट पसंद करती हूँ।
सो जैसा तुम देख सकते हो वो डेफिनेटली रिकमेंड करेंगी नर्व ब्लॉक किसी भी बंदे को जो अपना जॉइंट रिड्यूस करवा रहा है या फिंगर पॉप करवा रहा है वापस प्लेस में। तुम ये भी देख सकते हो कि उन्होंने अपना फुल रेंज ऑफ मोशन वापस पा लिया। अब पेशेंट जनरली स्प्लिंट लेते हैं कंफर्ट और प्रोटेक्शन के लिए। स्प्लिंट बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है इंजर्ड एरिया को, और कितने टाइम तक स्प्लिंट रहेगा ये डिपेंड करता है डिसलोकेशन की सिवियरिटी पर। और अवल्जन फ्रैक्शन के केस में जहां एक पीस ऑफ बोन खिंच जाता है टेंडन से, वो पेशेंट ऑफन रेफर किया जाता है एक हैंड स्पेशलिस्ट या ऑर्थोपेडिक्स के पास, जहां वो कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं, बिकॉज तुम नहीं चाहते कि तुम इन हाथों से हाथ धो बैठो। कम से कम मैं तो नहीं चाहता हूँ। आज की वीडियो देखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब मेरे पास टाइम ही टाइम है बेशर्मों की तरह अपनी मर्चेस बेचने का, अपने आर्टवर्क्स बेचने का। चलो कम से कम मैं जुआ और सुट्टा वुट्टा तो नहीं बेच रहा हूँ ना। तो आप मेरी ये शर्ट खरीद सकते हैं जो कि मैंने ही पहनी है, और आपके पास जाएगी उसमें भी मेरा ही पसीना होगा। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, आपको नई नवीली शर्ट मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आर्टवर्क भी खरीद लो। अब मैं जा रहा हूँ, बाय।